हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के पहले चैप्टर जो कि है राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अभी हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए स्क्रीन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो हमारे राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, इस पाठ में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। एक अच्छे राष्ट्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक संपन्न राष्ट्र में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास क्या क्या उपलब्धियां होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें मिलकर एक राष्ट्र को समृद्ध बनाती हैं, हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप। लेखक कौन है? सर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। चलिए तो हम पाठ को पढ़ने के लिए स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय के बारे में। हम सभी को पता है कि हमारे पेपर में 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, जिसमें 3 नंबर परिचय पे और 2 नंबर रचनाएं पर रहती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसी 3 नंबर को इतना लिख देते हैं जिससे कि वो अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं और हिंदी का पेपर छोड़कर आ जाते हैं। आखिरकार आपको हिंदी के पेपर में जो लेखक का जीवन परिचय और जो कवि का जीवन परिचय आता है उसे कैसे लिखना है, तो देखिए इनका जीवन परिचय अगर आपको लिखना रहेगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, सबने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने मूल स्थान से प्राप्त की होती है, तो इसको लिख देते हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने मूल स्थान से प्राप्त की थी। बाद में आगे चलकर इन्होंने पीएचडी और डीलेट की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात 1992 में ये लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुकुंद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्यात नियुक्त हुए। उससे पहले इन्होंने 1951 तक सेंट्रल एशियन एक्विटीज म्यूजियम में सुपरिटेंडेंट और भारतीय पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष पद पर भी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई थी, यानी कि कार्य किया था। इनकी रचनाएं खड़ी बोली भाषा में हुआ करती थी तथा इनकी शैली विचारात्मक, गणेशात्मक और अध्यात्मक हुआ करती थी। हिंदी के इस साहित्यकार ने अपनी रचनाओं से समाज में एक नए जोश और हर्ष और उल्लास को भर दिया। आगे चलकर इनकी मृत्यु सन 27 जुलाई सन 1667 ईस्वी को हो गई। बस कहानी खत्म। इसके बाद इनका साहित्य में स्थान लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? रचनाएं में आप क्या लिखेंगे? इनकी 2 प्रमुख रचनाएं, जैसे लिख दीजिए, सबसे बढ़िया है पृथ्वीपुत्र और कल्पवृक्ष या भारत की एकता। ये सारी जो रचनाएं आपको दिखाई दे रही है, मातृभूमि, वगधार, ये सब वासुदेव शरण अग्रवाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का नाम है हमारा राष्ट्र का स्वरूप। और अगर आप ध्यान देंगे तो लेखक पहले ही लाइन में कहते हैं कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों को सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र का स्वरूप बनता कैसे है? पहली ही लाइन में लेखक ने इसके बारे में बताया है कि जो भूमि है, जो धरती है, वो धरती और उस धरती पर बसने वाला जो जन है, उस जन की जो संस्कृति है, इन तीनों को मिलाकर ही किसी राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि, अब लेखक भूमि पर चर्चा करते हैं, कहते हैं भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यह अनंत काल से है। जो भूमि है इसका निर्माण देवताओं ने किया है और यह अनंत काल से बहुत वर्षों से चली आ रही है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यह हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि जो भूमि है, जिसका जैसा भौतिक स्वरूप है, हम उसके भौतिक स्वरूप को वैसे बनाए रखें, उसके प्रति हम सचेत रहें। लेकिन आजकल हम सचेत रहते ही नहीं हैं। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवान्वित होगी, यानी कि मजबूत हो सकेगी।
हम भूमि के जितने भी स्वरूप हैं, जो जो भी चीज़ें भूमि पर उपस्थित हैं, जो भी उसके भौगोलिक वातावरण में चीज़ें आती हैं, हम उसके प्रति जितने जागरूक होंगे, हमारी राष्ट्र जो हमारा राष्ट्र होगा वो उतना ही बलवान्वित होगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। लेखक कहते हैं कि जो वास्तव में जो ये पृथ्वी है, ये जो भूमि है, यही समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी कि राष्ट्र की जितनी भी विचारधाराएं जन्म लेती हैं, ये इस भूमि से ही लेती हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है, और जो भी ऐसी राष्ट्रीयता जो पृथ्वी की यानी कि जो भूमि के साथ नहीं जुड़ी हुई है, जो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, वो निर्मूल है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसी राष्ट्रीयता का कोई मूल्य ही नहीं है, होना न होना बराबर है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। जितना ही जो राष्ट्रीयता की भावना है, उसकी जड़ें पृथ्वी में जितनी अंदर होगी, उसका फल उतना ही अंकुरित होगा। और वो समझ जाइए, वो राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही विशाल होगी, वो उतना ही गर्वान्वित करने वाली होंगी। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा का पहचान आवश्यक धर्म है। इसलिए जो पृथ्वी है, इसकी भौगोलिक अवस्थाओं को जानना, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और इसके स्वरूप, इसकी सुंदरता को जानना, पहचानना, इसके बारे में अध्ययन करना, यह हमारा आवश्यक धर्म है। ये कर्तव्य ही नहीं है। लेखक कहते हैं कि ये हमारा क्या है, यह हमारा आवश्यक धर्म है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। अब इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए और की भी जाती है। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटा हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु जिसका संबंध पृथ्वी से हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पृथ्वी से जुड़ी पेड़ ही है, मिट्टी ही है, पानी ही है, ये सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो इसकी कुशलता को बनाए रखने के लिए हमें प्रश्न पूछने के लिए अब कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सगोपांग अध्ययन, जागरण राष्ट्र के लिए बहुत ही कुशल, बहुत ही आनंद प्रदान कर्तव्य माना जाता है। अगर आप भूमि के लिए काम करते हैं, पृथ्वी की सौंदर्य को बनाए रखते हैं, तो ये जो कर्तव्य होता है ना, ये आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों पर इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। मतलब भूमि की जो पृथ्वी है, इसके जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, इसको कैसे हम सहेज सकें, कैसे बचा कर रख सकें, इसके लिए गांवों में, शहरों में, हर एक जगह एक अध्ययन केंद्र होना आवश्यक है, एक अध्ययन केंद्र होना चाहिए। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाली मेघ, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इससे सिंचती है, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आनी चाहिए। जो मेघ है, जो हमारी पृथ्वी को सिंचती हैं, जिससे कि हम बहुमूल्य फसलों का उत्पादन करते हैं, अनाज पाते हैं, इन मेघ के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। उन मेघों से परिवृद्ध प्रत्येक तुल्यकीर्ण वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो उस मेघ के बारे में, उस मेघ से जुड़ी हर एक चीज़ों के बारे में चीज़ें पता करना, उनका परिचय प्राप्त करना ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। चलिए, इसी प्रकार जब चारों ओर से हमारा ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार में भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। जब हम क्या करेंगे,
जब हम इस के बारे में जानेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो शून्य अंधकार छाया हुआ है जीवन में, उस क्षेत्र में हम उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। अब जैसे धरती माता की कोख में जितने भी धातु, अधातु, सोने, चांदी, हीरा, जवाहरात पड़े हुए हैं ना, उसी के कारण वो क्या कहलाती हैं? वो वसुंधरा कहलाती हैं। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? जो भी चीज़ें भरी हुई हैं, उससे कौन ऐसा व्यक्ति है जो परिचित न होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। अब जैसे जो हीरा बनता है, जो सोना बनता है, ये कितने वर्षों में बनते हैं, और ये कितने वर्षों में बनते हैं, इसे पृथ्वी ने अपने गर्भ में संभाल कर रखा हुआ है, इसे पोषण दिया है, पृथ्वी ने इसका पोषण किया है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर आणित प्रकार की मिट्टियाँ से पृथ्वी की देह को सजाया है। जो नदियाँ हैं जो पृथ्वी पर बहती हैं, उन्होंने बह बह कर पहाड़ों की चट्टानों को तोड़ तोड़ कर, बहा बहा कर कितनी प्रकार की मिट्टियों का निर्माण किया है, और उसी मिट्टी से धरती को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक उभयोदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने उज्जवल भविष्य और अपने अभयोदय यानी कि आगे बढ़ने के लिए इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करना बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवार जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाना, ठीक है, सौंदर्य प्रतीक बन जाते हैं। जो जन्म लेने वाले जड़ पत्थर हैं, कुशल शिल्प संवारते हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो अत्यंत सुंदर हो जाते हैं, अत्यंत कुशल प्रतीत होने लगते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नागविद नदियाँ के प्रवाह में सूर्य की धूप चिलकती रहती हैं। उनको जब चतुर किरणें पहली बार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नगर नरियों के रूप में रूप मंडल और सौंदर्य प्रधान में इन छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है, अतएव हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। ये जो घाटें होती हैं, उन जो घाटें होती हैं, जिस घाटों को नदी जिस घाटों का निर्माण करती हैं, उन नदियों में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और जब हम उस घाटों से देखते हैं, तो कितना सौंदर्य, वो कितना अच्छा प्रतीत होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बारे में लेखक कहते हैं। और जो छोटे छोटे पत्थर हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गई, इनका यूज हम अपने सौंदर्य के लिए करते हैं ना, तो रूप मंडल के लिए, सौंदर्य प्रधान के लिए इन छोटे छोटे पत्थरों का भी हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अतः हमें इनका ज्ञान होना आवश्यक है, हमें इनका ज्ञान होना चाहिए, इनका ज्ञान हमें अवश्य होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, लेखक कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के सामग्री में जो भी चीज़ें भरी हुई हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गंभीर सागर में जो जल उचर और रत्न राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना, स्वागत, नए भावना राष्ट्र में फैलानी चाहिए। अब पृथ्वी और आकाश के बीच जितनी भी चीज़ें उपस्थित है, उन सब के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना चाहिए, उन और नए नए भागों का स्वागत भी करना चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबसे प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटेगी, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। जब तक जो राष्ट्र के युवा हैं, उनके हृदय में ये भावना नहीं फूटेगी कि जो धरती से पृथ्वी तक जो भी चीज़ें हमारी धरती पर, इस भूमि पर, इस वसुंधरा पर उपस्थित हैं, हम उनके बारे में जानें, तब तक ये अंधकार नहीं छटेगा, तब तक प्रकाश की ज्योति नहीं जलेगी। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है।
देखिए कह रहे हैं लेखक कि विज्ञान, हमें विज्ञान को भी नहीं छोड़ना है, कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर एक राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाठ खड़ा करना है। लेखक ये नहीं करते हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए, धरती को विज्ञान बचाने के लिए आप विज्ञान को छोड़ दीजिए। वो कहते हैं विज्ञान को अपनाइए, लेकिन उसके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीति न रहें, तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और संपन्न रूप मंडल प्राप्त हो सकता है। जो कोई भी, जितने भी लोग हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में रहते हैं, हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनमें से कोई भी ये ज्ञान लेने से, इनके बारे में जानकारी लेने से बच न जाए, तभी हम एक अच्छे, एक सुंदर, एक सुशील, एक राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं और एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं, एक उज्जवल राष्ट्र बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। राष्ट्र परिसमाप्त, भूमि परिसमाप्त करते हैं। कल हम जन और संस्कृति दोनों पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। चलिए।